व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। हम मिल्क को अगर रूम टेम्परेचर पे बाहर छोड़ देते हैं बिना गर्म किए तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। या फिर लोहे की कोई भी चीज है, अगर हमने उसे बाहर एनवायरमेंट में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखा तो क्या होगा। यहां पर हुई है एक केमिकल रिएक्शन। मिल्क जो होगा उसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि वो फट गया है, ठीक है। मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो गया है, मींस उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। वैसे ही जो जंग लग गया है किसी लोहे के ऊपर या किसी आयरन की नेल के ऊपर, इट मींस उस वहां पर भी क्या हुई है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी इनिशियल सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, उसका नेचर चेंज हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन है, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है तो क्या बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बनकर आ रहा है। तो जो इनिशियल सब्सटेंस था, जो स्टार्टिंग का जो सब्सटेंस था, उसका क्या हुआ, उसका नेचर चेंज हो गया, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये क्या दे रहे हैं, ये दे रहा है वाटर। नाउ अब देखिएगा आप, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हाइड्रोजन इटसेल्फ बर्न। हाइड्रोजन क्या करती है, ये बर्न करती है। ऑक्सीजन क्या करती है, बर्न करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। पर वाटर का नेचर कैसा है, वाटर का नेचर इन दोनों से क्या है, बिल्कुल ही अलग है। कि जहां पर पानी होगा वहां पे आग नहीं होगी, जबकि इनका नेचर अलग था। और ये जो वाटर है वो किससे मिलकर बना है, इन दोनों से मिलकर बना है, जो कि बर्निंग में सपोर्टिव है और जो इटसेल्फ बर्न होती है। जबकि वाटर जो है वो बर्न नहीं होता है। तो अ न्यू केमिकल और न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। फाइन। अब जैसे हम लोग, जैसे डाइजेशन होता है, हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, हम जो रोटी खा रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक। हम लोग जो दालें खा रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। तो ये जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी के अंदर में हो रहा है, वो भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इनिशियल सब्सटेंस था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, नई चीज बन गई। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या चीज है, तो देखिए केमिकल इक्वेशन ये है कि जैसे कोई एग्जांपल, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, कि आपने वुड को बर्न किया, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि आपने वुड को क्या किया, बर्न किया। वुड को जब आपने बर्न किया तो यू आर गेटिंग दिस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब नाउ देखिएगा कि अब आपको इसे लिखना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। ये तो एक जगह पे रिएक्शन अगर हो रही है कि वुड थी वो बर्न हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अब आपको इसको कहीं रिप्रेजेंट करना है, आपको लिखना है किसी जगह पे। तो हाउ विल यू राइट, यू विल राइट अ सेंटेंस दैट व्हेन वी बर्न द वुड इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो आप जो भी लिखोगे, ये क्या, ये एक लंबी लेंदी प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है। क्यों ना हम इसे क्या कर लें, हम इसे सिंबल में कन्वर्ट कर लें, हम इसे फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर लें और एक शॉर्ट फॉर्म में लिखें। तो वो जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। मतलब ये जो रिएक्शन है उसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला तो वो कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। तो एक्चुअल में ये चीज हो रही है, केमिकल रिएक्शन है वो एक्चुअल में हो रही है, और जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही सिंपली रिप्रेजेंटेशन है, उसको लिखने का एक तरीका है विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ये गैस और ये क्या है, लिक्विड है। अब इसे हमने क्या किया, ये जो इस साइड है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है वो है रिएक्टेंट, इसे हम कहेंगे रिएक्टेंट। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस होंगे उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और अगर ये दो या दो से ज्यादा हैं, ठीक है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, अगर एक और होता तो मैं फिर प्लस लगा के उसको शो करता। नाउ ये कहलाएगा प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। आप क्या कर रहे हो, उसको राइट हैंड साइड में लिख रहे हो प्रोडक्ट को। इसमें भी यहां पर कितने हैं, एक ही प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी दो या दो से ज्यादा होंगे तो उसे हम कैसे शो करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा के। एरो क्या कर रहा है, एरो शो कर रहा है आपका द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। ये रिएक्टेंट है और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब जो केमिकल रिएक्शन हो रही है हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस प्रोड्यूस होगी उसमें, या फिर प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट क्या चीज है ये मैं आपको आगे इस चैप्टर में बताऊंगा। तो ये सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनमें से कोई ना कोई चीज होती है जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन हमने समझ ली। केमिकल रिएक्शन क्या चीज है,
किसी भी सब्सटेंस में अगर केमिकल चेंजेस आता है, इट मीन्स वहां पर हुई है केमिकल रिएक्शन, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। और केमिकल इक्वेशन क्या चीज है? अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या कर रहे हो कि आप उस केमिकल रिएक्शन को एक सिंपल फॉर्म में लिख रहे हो, वो क्या चीज है? एक केमिकल इक्वेशन है, बाय द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। नाउ बैलेंसिंग द इक्वेशन, क्या चीज है बैलेंसिंग द इक्वेशन? आपके आरबीएससी में, सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज इट एंड व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? हमें क्यों बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए अब क्या है कि जैसे आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि आपने डेली लाइफ एग्जांपल कि आपने आटा लिया, कुछ उसमें पानी मिलाया, उसके बाद उसमें थोड़ा सॉल्ट डाला और उसके बाद आपने आटा गूंद लिया। अब ये पूरी प्रोसेस देखना, आपने तीन चीजें ली, ठीक है, वन फ्लोर ले लिया आपने, ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट डाला, देन वाटर डाला और आपने कोई चीज बना ली, ठीक है, मतलब आटा गूंद लिया, ठीक है, इट्स अ डो, आपने डो बना लिया। अब आप देखेंगे कि इसका जो वेट है वो इसका वेट और इसका वेट ये मिला के इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो रिएक्टेंट है, इस तरफ क्या लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट, ये सब मिलके फिर ये बना है। तो इन सब का जो वेट होगा वो मिलाएंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? इस डो के इक्वल आना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग इसी को अप्लाई करते हैं किसमें? केमिकल रिएक्शन में। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो जो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो मास क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें और रिएक्टेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। मींस कि आपका जो टोटल मास है वो न तो कम होगा न ज्यादा होगा प्रोडक्ट बनने के बाद भी। लाइक जैसे ये है कोई प्रोडक्ट है A2, ये है B2, मतलब A कितने हैं 2, B कितने हैं 2। तो यहां पर अगर मैं लिखूं AB, इट मींस क्या हुआ? A एक बचा, B एक बचा। ऐसा किसी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन के लिए लॉज हैं जो आपने 9th में पढ़े हैं, उसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट सेज दैट mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास न तो खत्म होता है न ही बनता है। इट मींस कि ये जितने भी, अगर यहाँ पे ये जो A2 है, ठीक है, A अगर 2 है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी A क्या होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। तो यहाँ इट मींस क्या है? 2 ही A है और B भी कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो A जितने लिए B जितने लिए उतने ही, मतलब मास जो होगा उसका ना तो नया बनेगा ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो भी एटम्स एलिमेंट्स वगैरह जो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, जो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, उनके जो नंबर्स है, उनकी जो संख्या है, उनको हमें प्रोडक्ट की संख्या से बराबर कर देना पड़ेगा। जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं वो जितने भी नंबर्स में है, उन नंबर्स को प्रोडक्ट में जो भी है वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? उन नंबर से मैच कर देना पड़ेगा, इक्वल कर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉलो हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका सिंपल सा रीजन आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction, so we need to balance the chemical equation. Now the mass of reactant should be equal to the total mass of products। प्रोडक्ट्स के जो मास होगा उसके हमें बराबर कर देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये बना रहे हैं वाटर। नाउ आप देखेंगे इसमें यहां पे हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? 2। ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं? 2। किसमें? रिएक्टेंट्स में। प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन कितने? 2। ऑक्सीजन कितने? 1। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन का मास कम हो जाएगा? नहीं। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको बराबर करना है। कैसे करेंगे बराबर? तो हाइड्रोजन तो बराबर ही है और कहां कम हो रहा है? यहां पर कम हो रहा है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे? यहां पे हमें करना पड़ेगा ऑक्सीजन को 2। तो 2 करने के लिए हम लोग यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। हम 3, 4, 5 अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल देके आप अच्छे से समझ पाएंगे उसे। तो हम 2 यहां नहीं लिखेंगे। हमें क्या करना होगा? जहां पर भी बैलेंसिंग करनी है हमें क्या करना है? उसकी फ्रंट में मल्टी करना है। तो जैसे ही मैंने यहां फ्रंट में मल्टी क्लिक किया, ठीक है, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन कितना हो गया?
2। लेकिन एक चीज गड़बड़ होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4 हो जाएंगे। इट मीन्स ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन वापस इम्बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, कम ज्यादा तो हो नहीं सकते, बराबर करने पड़ेंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे 4? तो अगेन मुझे कहीं पे भी यहाँ नहीं लिखना है, मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, फ्रंट में लिखना पड़ेगा। ये हो गया फ्रंट में, तो हाइड्रोजन 2 2 × 2 4 हो गए, तो 4 4 इसे मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे 2H2 प्लस दिस गिविंग 2H2। ये आप देखोगे तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। आरबीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। और सीबीएसई में क्या करेंगे, वो आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यू में भी पूछा हुआ है कि आपको एक केमिकल इक्वेशन दे दी और उसके नीचे आपको खाली क्या दे दिए, डिजिट्स दे दिए। तो ये सारी प्रैक्टिसेस मैं करवाऊंगा। अभी हम सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनके नाम लिख देने हैं। ठीक है, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, अगेन 3 1, यहां पे क्या हो जाएगा, विल राइट 4 1 4 1 2। सेम सीक्वेंस में यहां पर भी हमें राइट हैंड साइड में भी लिख देने एलिमेंट बढ़ेंगे नहीं, वही एलिमेंट रहेंगे। इसलिए हमें क्या सीक्वेंस वही है ताकि हम इजी कर पाएंगे। सीक्वेंस वही रखना, NaOHAl NaOHAl। क्या हो जाएगा, सोडियम कितना है 1, एल्यूमिनियम 1, ऑक्सीजन 2 and 1 2 and 1 3, हाइड्रोजन 2। देखिएगा सोडियम पहले से ही बैलेंस है, ऑक्सीजन इम्बैलेंस है, हाइड्रोजन इम्बैलेंस है, एल्यूमिनियम इम्बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम लोग, 1 की जगह क्या करना पड़ेगा हमें। तो इसमें से सोडियम तो पहले से ही बैलेंस्ड है, ये 4 and 3, ठीक है, इसे अभी बाद में करेंगे। पहले जो सिंपल वाला है उसको कर लेते हैं कि या तो इस हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर दो या फिर इस एल्यूमिनियम को पहले बैलेंस कर दो। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो पहले आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को इस तरफ बैलेंस करके देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 करने के लिए मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, आप देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरे डिजिट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 2NaOH प्लस Al2O3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2NaOH प्लस Al2O3 gives sodium aluminate प्लस वाटर। ठीक है, अब देखिएगा चेंजेस क्या क्या है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम। सोडियम कितने हो गए अब 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और ये कितने 3 और 2 कितने हो गए 5, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, एल्यूमिनियम 2। यहां देखेंगे Na, इसी सीक्वेंस में लिख रहा हूं OHAl, ठीक है, कितने हो गए, सोडियम 1, एल्यूमिनियम 1, ऑक्सीजन 2 and 1 3, एंड हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लो। एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम के फ्रंट में, क्योंकि हम यहां नीचे नहीं लिख सकते इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैंने यहां 2 लगा दिया तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, तो देखिए बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। सोडियम क्या हो जाएगा, Na 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 2, एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 4 और 1 5, ऑक्सीजन हो जाएगा 5, और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन तो 2 है, वही की वही हाइड्रोजन 2 2 5 2 2 2 5 2 2। तो ये कितना सिंपल है कि आपको क्या करना है, आपको जो एलिमेंट्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको आपको लिख देने, उसी सीक्वेंस में आपको राइट हैंड साइड में भी जो है वो लिख देने, और आप उसको क्या करने वाले हो, अब आप उसको देखने वाले हो कि उनके कितने नंबर्स हैं, और फिर आप इजी से शुरू करने वाले हो, जो सबसे छोटा है वहां से शुरू करने वाले हो। आप उसको बैलेंस करते चले जाओगे, आप लिखते चले जाओगे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये जो ब्रैकेट है उसके बाहर लिखना है, और जितने भी अंदर एलिमेंट है सबसे उसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा जा सकता है। वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पूरी प्रोसेस बता रखी है कि इसे कैसे करना है। तो आप क्या करेंगे,
सबसे पहले लिख देंगे नाइट्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने, लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। नाउ राइट हैंड साइड नाइट्रोजन कितने हैं, सीक्वेंस में लिखा NH, नाइट्रोजन है 1, हाइड्रोजन है 3। इम्बैलेंस है कंप्लीट। आप क्या करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन 2 है या नाइट्रोजन 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहां लगाना पड़ेगा 2। यहां नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर ही लिखेंगे 2। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये हो गया अमोनिया, और हम यहां लगाएंगे 2। अब आप नंबर्स देखेंगे क्या चेंजेस हुए, तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, यहां हमने कोई चेंजेस नहीं किए तो है वही के वही आ गए डिजिट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितने हो गए 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए 3 इंटू 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अब ये हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन तो हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के लिए करना पड़ेगा यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई कर लिया बिल्कुल, और ये आ गया आपके अमोनिया, राइट। अब लिख देते हैं नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन तो 2 ही है, हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6 हो गए, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 दोनों साइड इक्वल हो गया। आप क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन 2 अमोनिया, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो अभी एक और इक्वेशन को हम बैलेंस करके देखते हैं। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल के साथ, इसे सॉल्व करके बता रखा है विद द मेथड, विद द प्रोसेस। ठीक है, इसे कैसे करना है, सेम मेथड, पुट अ ब्रैकेट फर्स्ट। क्यों ब्रैकेट लगा रहे हैं हम लोग, हम ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं कि हम जो भी डिजिट लगाएंगे वो इसके फ्रंट में लगाएंगे, और उसका मल्टीप्लाई अंदर अगर 2 है या 3 एलिमेंट है सबसे उसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे एलिमेंट के कितने कितने यहाँ पे सिंबल है, कौन कौन से हैं, तो फेरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फेरस 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, सेम ferrous hydrogen oxygen, we will follow the same sequence over here, ferrous 3, hydrogen 2 and oxygen 4। so देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड दिख रहा है यहाँ पे। अब फेरस यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। जनरली जैसे ऑक्सीजन 4 है तो आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, आई विल टेक फर्स्ट फेरस। क्या करें हम लोग यहाँ फेरस 3 है, यहाँ फेरस 3 करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ आगे लगा देंगे, मतलब ये हो जाएगा 3 Fe प्लस H2O। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या किया अपन ने, एक 3 लगा दिया, Fe3O4 प्लस H2। नाउ क्या हो जाएगा, देखिए फेरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया, फेरस फेरस हो गया 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। यहाँ हमने कोई चेंजेस ही नहीं किए हैं, तो यहाँ पे फेरस 3 एंड हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 4। अब यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को 4 करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 4 लगाएंगे। ठीक है, हम जैसे ही यहाँ 4 लगाएंगे, ठीक, यहाँ हम लगाएंगे 4, तो यहाँ 4 लगाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, देखिए फेरस तो 3 ही रहेगा। अब ये जो हाइड्रोजन है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो हाइड्रोजन आपके यहाँ हो जाएगा 8, राइट। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, 1 इंटू 4 4, तो ऑक्सीजन यहाँ आपके 4 हो गया। आप देखिए फेरस इक्वल ऑक्सीजन इक्वल, अब क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 8 करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ये होगा यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 8। ठीक है, हाइड्रोजन 8 हो गए। अब देख लीजिए फेरस 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो गए, उनके नंबर्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए, बराबर इक्वल हो गए। तब इसको कैसे लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन को, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4
plus 4H2. The equation is balanced. Now we will look at one more example of balancing the equation. See, methane plus oxygen gives carbon dioxide plus water. क्या करना है, आपको बना देने हैं ब्रैकेट बैलेंसिंग के लिए। सबसे पहले ये एक्चुअल में प्रोसेस है। राजस्थान बोर्ड में क्या करते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रोसेस पूछा जाता है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और आपको पूरी प्रोसेस लिखनी है। तो आप उसको डायरेक्टली करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रोसेसिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्रोसेस भी लर्न करनी है आपको, ठीक है। अदरवाइज हम लोग एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट डिजिट डाल के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे भी कर पाएंगे। पर अगर आपके 2 मार्क्स का आता है राजस्थान बोर्ड में बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो आपको प्रोसेस लिखनी है ना, कैसे होगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो वो सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, देखिए मेथेन प्लस ऑक्सीजन कौन कौन से हैं इसमें, कार्बन है, फाइन, हाइड्रोजन है, ओके, ऑक्सीजन है, ठीक है। 3 एलिमेंट है। कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। यहां देखेंगे सेम टू सेम होंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 and 1 3, एंड हाइड्रोजन इट इज 2। तो इसमें 2 चीजें बैलेंस्ड है। क्या क्या चीजें, यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हियर इट्स नॉट 3, इट्स 2 हियर, फाइन। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 1 2 + 1 3, राइट। ऑक्सीजन 2 + 1 3, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 2, फाइन। अब हम कहां से कर सकते हैं, तो देखिए कार्बन तो बैलेंस्ड है पहले से ही। क्या बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा के एक बार इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन, तो कहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ लगाना है हमें, ठीक है। लाइक हम फिर से लिखेंगे इसको, CH4 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन विल पुट 2 हियर, ठीक है, टू मेक हाइड्रोजन 4। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या चेंजेस आए, CHO, क्योंकि यहां तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो यहां पे क्या, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, CHO, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 × 2 4, ऑक्सीजन 2, एंड हियर ये 1 है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया। अब क्या करना है, अब आपको ऑक्सीजन, ये दोनों बैलेंस्ड हो गए। अब ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये रहा ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, सिंपल, CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन, ये हो गया, देन CO2 प्लस 2H2O, तो क्या हो जाएगा, हो गया CHO, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन 4, CHO, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन 2 × 2 4 एंड ऑक्सीजन 2 × 2 4, सो 1 1 4 4 और 4 4। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये वाली, इट इज बैलेंस। ये बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, आपको जो सिंबल है वो सिंबल आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको लिख देने हैं, वो कितने हैं उनके नंबर्स लिख देने हैं आपको, और फिर एक एक करके आपको क्या करते जाना है, उनको बैलेंस करते जाना है और लिखते चले जाना है, ठीक है। इट्स वेरी इजी। लेट्स बैलेंस वन मोर केमिकल इक्वेशन। सोडियम वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट राइट द एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, sodium 1, hydrogen 2 and oxygen 1. Now right hand side, sodium, hydrogen and oxygen. Sodium 1, hydrogen 2 + 1 3 and oxygen it is 1. So हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है या हाइड्रोजन 3 है। हमें क्या करना होगा, इसे बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इवन नंबर में लाना पड़ेगा, ठीक है। 3 है, ये 2 है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको 4 कर सकते हैं, 2 तो कर नहीं सकते। तो इसको 4 करने के लिए क्या हो सकता है, हम लोग यहां पर लगा सकते हैं 2। जैसे ही 2 लगाएंगे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2, और ये हाइड्रोजन 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए Na, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सोडियम कितना हो गया 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, हियर सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन,
सोडियम टू ऑक्सीजन टू 1:2, राइट। ये जो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई सबसे होगा, सोडियम टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2 नहीं, हाइड्रोजन 2 + 2, हाइड्रोजन हो गया 4। देखिए 1 यहाँ गया 2 2 4 1 2। अब देखिएगा, अब मुझे सोडियम जो है यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है, इसे 2 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो हो गया 2 सोडियम हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया सोडियम 2, फाइन। और अब क्या बचा, अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब इस ऑक्सीजन को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे मैं आगे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 2, और हाइड्रोजन क्योंकि आगे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। लो, तो आपकी इक्वेशन ये हो गई 2Na + 2H2O gives 2 sodium hydroxide plus hydrogen gas. So this equation is balanced now. Now we are going to study types of chemical reaction. Basically 4 टाइप की जो होती है, उसके अलावा भी है, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो अलग पढ़ना है हमें, उसके अलावा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें पढ़नी है। पर बेसिकली जो आपके इन चैप्टर्स में जो मेन है वो 4 है। कौन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे मैं अभी और अच्छे से डीप में एक एक करके समझाऊंगा। फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं इसको, इसके बेसिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन नाम से हम आप पता चल रहा है क्या चीज है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब 2 और मोर देन 2, मतलब रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अगर ये कंबाइन होकर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वन सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। मींस रिएक्टेंट्स कितने होंगे, 2 और मोर देन 2, इट मींस 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, और बना क्या रहे, अ सिंगल प्रोडक्ट, तो वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन जो इसके ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट क्यों होती है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है एक रिएक्टेंट जो होगा, रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट breaking down into 2 or more than 2 products। यहां ये हो रहा है कि ये जो रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड, टूट रहा है, वो मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, अब ये पेन सिंगल है, ठीक है, ये है आपका एक रिएक्टेंट। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, इसे तोड़ रहा हूं, इसे ब्रेक कर रहा हूं, तो ये फोर्स लगाया, 2 टुकड़ों में हो गया। अब मैं इसे और फोर्स लगूंगा, 3 टुकड़ों में भी टूटेगा। इट मींस डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या लगानी पड़ेगी, ठीक है, हमें क्या लगानी पड़ेगी, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि वी हैव टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट, सो इट रिक्वायर्स सम एनर्जी। तो अलग अलग एनर्जी से हम इसे तोड़ सकते हैं, तो अलग अलग टाइप की होती है जो हमें डिटेल में आगे और पढ़नी है। फाइन। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या चीज है, कि इफ कोई एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, वो किसी कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। इफ सपोज ये एक एलिमेंट है ए, और ये हो गया एक कंपाउंड, किससे मिलके बना है, 2 एलिमेंट से मिलके बना है, बी और सी। अब क्या करेगा, ये जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, इस कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस, अपनी जगह से हटा देगा, और ये खुद इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये किस केस में होगा, ये तब होगा, ये किसको हटा सकता है, जो इससे वीक हो, ठीक है, कम रिएक्टिव हो, ठीक है। तो ए अगर बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये बी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ए अगर सी से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो सी को क्या कर देगा, मतलब इससे कम रिएक्टिव होना चाहिए जो इस कंपाउंड में है। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, इफ सपोज ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, तो क्या करेगा, इस कंपाउंड में से बी को क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना देगा, ये खुद इसके साथ ऐड हो गया सी के साथ, और बी को इसने रिमूव कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या चीज है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आयनिक एक्सचेंज होता है बेसिकली। लाइक देखिए आप यहाँ पे, ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी एक कंपाउंड है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये होगा, ये इसके साथ ऐड हो गया, ये इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। तो ए डी बना दिया आयनिक एक्सचेंज, और बी सी बना दिया, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक एक डिटेल में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट है
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन हो रहा है, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है आपको दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो आपको वहां ध्यान देना है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। आप देखना प्रोडक्ट एक बन रहा है, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो एक बनेगा, तो वहां रिएक्टेंट कितने होंगे, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट होंगे, और प्रोडक्ट एक बन रहा है, इट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फाइन, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंगल बनेगा, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। 2 और मोर रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये हो गए 2, हमने यहाँ 2 लिखे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, मैंने कहा 2 और मोर रिएक्टेंट्स, तो 2 और मोर देन 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो ये 2 ले लिए यहाँ पे, और एक सिंगल प्रोडक्ट बना है अभी, तो ये क्या चीज है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट मींस अब ये जो कार्बन है ये क्या है, ये कोई भी फ्यूल है, ठीक है, हमें पता है कोल में कार्बन होता है, वुड यानी लकड़ी उसमें कार्बन होता है, कोई भी प्लास्टिक भी बर्न करेंगे उसमें भी कार्बन होगा। आप कोई भी फ्यूल ले लो, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल, तो सब में क्या है, कार्बन है। जब वो बर्न करता है तो कोई भी चीज बर्न तब तक नहीं करेगी जब तक क्या नहीं हो, जब तक कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो। तो हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं कि कोई भी कार्बन बर्न कर रहा है तो किसकी प्रेजेंस में करेगा, बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ सपोर्ट गैस ऑफ बर्निंग। तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का होना एसेंशियल है। अब ये क्या करेगी, ये इसके साथ क्या करेगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेगी और क्या बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी फ्यूल जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट, हम लोग बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे बनती है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे डायग्राम बनाया हुआ है कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, हम लोग बर्न कर रहे हैं। अब जब आप बर्न कर रहे हो तो क्या होता है, तो मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो इट बर्न्स विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसी कोई चीज स्पेसिफिक दे रखी है तो आपको स्पेसिफिक उसको अंडरलाइन करना है, समझना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आएगा कि कोई एलिमेंट है वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा बर्न कर रहा है, वो मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इट बर्न्स विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डन। नेक्स्ट, जब आप उसको बर्न करोगे तो उसकी क्या बनेगी, ऐश, ठीक है। उसकी जो ऐश बनेगी वो कहां गिरेगी, नीचे हम लोग एक वॉच ग्लास रखेंगे, उस वॉच ग्लास में उसका राख जिसको ऐश बोलते हैं वो वहां उसके अंदर गिरेगी। वो कौन से कलर की होगी, वो भी व्हाइट कलर की होगी। तो वो जो ऐश, जो राख नीचे गिरी है वो क्या है, वही आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मीन्स मैग्नीशियम क्या कर रहा है, जब हम उसको बर्न कर रहे हैं तो एज आई सेड बिफोर कि किसी भी चीज को बर्न होने के लिए किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी। 1 मिनट, क्या इसको आप बैलेंस कर सकते हो, आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे एक बार बैलेंस करके बताइए, ठीक है, ये अभी बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है, बैलेंस नहीं है ये, अब इसको बैलेंस करो। आई होप आपने इसको बैलेंस कर लिया होगा, इट्स वेरी इजी। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, डन। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ तो लगा नहीं सकते, हमें कहाँ लगाते हैं, हम लगाते हैं आगे फ्रंट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो गया 2, पर यहाँ पे एक और चीज हो गई, मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम यहाँ क्या आ जाएगा, ये अपने बैलेंस कर दिए, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम पाउडर जो बनता है, तो आपके कई बार पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं और वॉच ग्लास में एक राख मिलती है, ऐश मिलती है, वो किसकी होती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको बर्न किया और जो है ये व्हाइट क्या बनी है, ऐश है, व्हाइट पाउडर है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एग्जिट होती है। थर्म मीन्स होता है हीट, जहां पर भी हम थर्म की बात करते हैं तो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जहां पे थर्म वर्ड आया, ठीक है, थर्मल, थर्मोमीटर, तो वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हीट या टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और एक्सो मतलब क्या होता है कि एग्जिट हो रही है, वो टेम्परेचर, वो जो हीट है वो जनरेट हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी, वो रिएक्शन होगी जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर, हमें बर्न करना है मैग्नीशियम, ठीक है, उस मैग्नीशियम की जो रिबन है उससे क्या करना है, उसे बर्न करना है, तो उसे बर्न करने से पहले सैंड पेपर जो आता है उससे रब करते हैं, साफ करते हैं, क्यों, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन होगी वो कहां पड़ी होगी, वो एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं है, कहीं हमने रखी हुई है, तो उसके चारों ओर की ऑक्सीजन जो होगी वो उसके साथ रिएक्ट करके ऑलरेडी उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या बन जाएगी, थोड़ी बहुत मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी,
ठीक है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो भी है वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बनाता है, अगर वो एनवायरमेंट में रखा हुआ है। तो अब पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है तो उसे बर्न कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाएंगे, उसके ऊपर से उस लेयर को क्या करेंगे, हटाएंगे, टू रिमूव एनी लेयर्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एनी लेयर क्यों बताया गया है कि अगर उसके ऊपर चारों तरफ ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम की रिबन आपने ये रखी हुई है, ठीक है, ये मैग्नीशियम की रिबन पड़ी हुई है, अब इसके चारों क्या है, इसके चारों क्या है, ऑक्सीजन है, चारों ओर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब रिएक्ट होगी तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम बर्न कर रहे हैं। तो अगर पहले से ही बना हुआ है तो ढंग से बर्न होगा नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से ही बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको बर्न करने से पहले मैग्नीशियम में चेंज करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड को, क्योंकि रिबन के ऊपर क्या लगी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम गई है। तो फिर क्या करेंगे, ये जो इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर जैसे जम जाएगी, इसे क्या करेंगे, इस सैंड पेपर से क्या करेंगे, उस सैंड पेपर से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो सैंड पेपर से रगड़ेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोई भी लेयर जम गई होगी वो हट जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे बर्न करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, क्विक लाइम। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हमें इसमें वाटर स्लोली ऐड करना होता है क्योंकि इट इज अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वीग्रस रिएक्शन होती है, बहुत सारी हीट जनरेट होती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में। तो हमें क्या करना होता है, वाटर इज एडेड स्लोली। कई बार एग्जामिनेशन में आता है कि वाटर इसमें स्लोली क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज इट्स अ वीग्रस रिएक्शन, इट जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो क्या हो सकता है, एकदम से पानी मिलाएंगे तो वो एकदम हीट जनरेट होगी तो ब्लास्ट कर जाएगा, इसलिए हमें पानी धीरे धीरे ऐड करना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है क्विक लाइम, जनरल नेम, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है स्लैक्ट लाइम। तो ये जो स्लैक्ट लाइम बना है अब, ठीक है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉश के लिए। पुराने जमानों में क्या होता था कि घर पे जब कलर करना होता था, कलर मीन्स पहले व्हाइट वॉश होता था, पुताई होती थी, ठीक है, सफेदी होती थी, तो उसको क्या करते थे, एक मटका लेते थे, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का यानी क्विक लाइम का एक मोटा सा टुकड़ा डालते थे, उसके अंदर क्या डालते थे, पानी डाल के छोड़ देते थे, वो बड़ा हीट करता था, पर रात भर में वो घलता था उसके अंदर, और क्या बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है व्हाइट वॉश के लिए। ये है आपका स्लैक्ट लाइम, और यही इसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉश के लिए। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि व्हाइट वॉश के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आप इसका नाम मत लिखना, आपको लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है व्हाइट वॉश के लिए। अब जब ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग दीवारों पे अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद उसमें चमक आती है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसके साथ स्लोली रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, एक थिन लेयर बना देगा, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बना देगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बना देगा, और 2-3 दिन बाद क्या लगेगी, उसमें शाइनी सरफेस, ये शाइनी दिखने लग जाएगा, ठीक है। और एक चीज और कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या चीज है, मार्बल का भी फॉर्मूला क्या है, यही है कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये चीज स्पेसिफिक दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्बल का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही मार्बल का फॉर्मूला है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आया हुआ है 2023 में। A metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, a metal ribbon burns in oxygen with a dazzling white flame। हमें भी पता है, जस्ट पढ़ा हुआ है, कौन सी है वो, मैग्नीशियम रिबन है। dazzling white flame के साथ जो बर्न होगी वो कौन सी होगी, मैग्नीशियम होगी, ठीक है। फॉर्मिंग अ व्हाइट ऐश, ठीक है, हमने बताया था व्हाइट ऐश बन रहा है। अभी कह रहा है कि मेटल रिबन एक्स और व्हाइट ऐश वाई, इनको आइडेंटिफाई करना है। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स क्या है, वाई क्या है, एंड टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें कौन से टाइप की रिएक्शन हुई है, ठीक। तो आप देखेंगे, हमको पता है कि एक तो पता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बता दिया, तो कौन सी है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए कौन सी रिएक्टेंट होगी, ये तो होगी कॉम्बिनेशन, सीधी सीधी, ठीक है। डिकम्पोजिशन तो है नहीं, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होगा कि वो रिएक्टेंट होगा, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो डिकम्पोजिशन है ही नहीं, डिकम्पोजिशन है ही नहीं। एंडोथर्मिक नहीं है। एक्सोथर्मिक मतलब मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट जनरेट हो रही है, एंडोथर्मिक मतलब हीट चाहिए इसे, एंडो मतलब हीट, थर्म मतलब हीट या टेम्परेचर चाहिए, एंडो मतलब हमें देनी है उसको तो जाके रिएक्शन होगी। तो एंडोथर्मिक भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न कर रही है ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो एक्स होगा आपका मैग्नीशियम, और वाई, एक्स मतलब ये जो मेटल रिबन है वो एक्स है, तो क्या है वो
मैग्नीशियम, और वाई क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहाँ बना था ये, व्हाइट ऐश, ये बना था व्हाट ग्लास के अंदर में, ठीक, Mg हो गया ये, दिस इज द राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ी हुई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर टू और मोर देन टू प्रोडक्ट बनाएगा। इसलिए क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन, वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। अब किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर ये एक रिएक्टेंट है और अगर मुझे इसे तीन पोर्शन में अलग अलग डिवाइड करना है तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, आई हैव टू अप्लाई सम एनर्जी। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें अलग अलग एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं कि वी कैन यूज हीट एज एन एनर्जी, वी विल अप्लाई एंड इट विल ब्रेक डाउन, ठीक है, वी विल अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड वी विल अप्लाई लाइट एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। तो हम जब हीट को अप्लाई कर रहे हैं रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर थर्मोलाइसिस, या फिर थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ब्रेक डाउन करने के लिए तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और अगर हम लाइट का यूज कर रहे हैं ब्रेक डाउन करने के लिए तो विल से फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या फिर फोटोलाइसिस, या फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आपके एनसीईआरटी में ये तीन दे रखे हैं कि वी विल ब्रेक डाउन बाय द हेल्प ऑफ हीट, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। हम लोग इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आपकी एनसीईआरटी में इन सब के अलग अलग क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं और उनकी केमिकल रिएक्शन दे रखी है जो हमें स्टडी करनी है। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ अलग अलग पढ़ लेते हैं। एग्जामिनेशन में आपके यहां से क्वेश्चन 100% बनता है हर साल। इस पोर्शन में से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे फर्स्ट लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स वी आर यूजिंग द हीट टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट किसका एक और फॉर्मूला है, ये मार्बल का भी है, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए क्योंकि एनसीईआरटी में आपके बॉक्स में एक स्पेसिफिक लाइन दे रखी है कि मार्बल का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है केमिकल फॉर्मूला, और उसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसके ऊपर हीट अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम जनरल नेम है क्विकलाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। ये हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इन कंपाउंड्स के बारे में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है। वी आर यूजिंग इट इन द व्हाइट वॉश, कहीं ना कहीं व्हाइट वॉश में इसका यूज होता है। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इससे पहले की चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको थर्मल डिकम्पोजिशन में पता होना चाहिए कि वी आर गिविंग द हीट, वी आर यूजिंग द हीट, वी आर यूजिंग द टेम्परेचर टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। देखिए आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा है कि जब क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो क्या बनता है, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। ये अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ ये यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं वी कैन से स्लैकलाइन, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉश में, मतलब रंगाई पुताई में, ठीक है, पुताई में यूज किया जाता है। पहले के लोग घरों में सफेदी का यूज करते थे तो जनरली यही यूज करते थे, चूना पत्थर, चूने को यूज करते थे, उसे पानी में मिला के रात भर भिगो के रखते थे और फिर उसको सेकंड डे क्या करते थे, वो जब एक्वस फॉर्म में आ जाता था तो उसको हिला के अच्छे से व्हाइट वॉश के फॉर्म में यूज करते थे और दो तीन दिन बाद उसमें चमक आती थी, ठीक है। उसका रीजन था कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम वॉल्स पे अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद ये आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये करेगा रिएक्शन,
और फिर क्या बना देगा, ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें से वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, स्लैक लाइम को दीवार पर अप्लाई कर दिया, उसके बाद आसपास की क्या है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उससे रिएक्शन करेगी और क्या बना देगी, एक एक थिन लेयर बना देगी, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा उसके ऊपर जब हीट गिरेगी, जब उसके ऊपर टेम्परेचर गिरेगा, इट मींस जब वो धूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो वापस कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब जहां से हमने शुरुआत की थी उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी और क्या बन जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो आपको जो दीवारों पे वो सफेद व्हाइट जो पतली पपड़ी नजर आती है लास्ट में, वो फाइनली क्या होती है, वो होती है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया कैल्शियम कार्बोनेट में से। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसमें मिलाकर, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता किसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा, कि हमने क्या लिया, हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम लिया, उसको पानी में भिगोया, क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं, स्लैक लाइम भी कहते हैं। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका यूज किस लिए किया जाता है, व्हाइट वॉश में किया जाता है। तो व्हाइट वॉश करने के बाद एक दो दिन बाद, मतलब उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी और एक लेयर बना देगी, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, उसके ऊपर बन जाएगी एक लेयर। ध्यान रखना, मार्बल का फॉर्मूला भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है हमने, ठीक है, उसके ऊपर क्या गिरेगा, टेम्परेचर। बेसिकली टेम्परेचर की वजह से हम हीट डिकम्पोजिशन बता रहे, थर्मल डिकम्पोजिशन बता रहे, तो इसके ऊपर गिरेगी हीट, टेम्परेचर उसके ऊपर गिरेगा, तो वो किस में डिवाइड हो जाएगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिलीज हो जाएगी और बन जाएगा वो कैल्शियम ऑक्साइड। और अब वो क्या दिखेगा, शाइनर, ब्राइटर दिखेगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के लिए ये पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, अब इसे ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, 100% आ सकता है। Another example of thermal decomposition reaction is ferrous sulfate on heating gives ferric oxide plus sulfur dioxide and sulfur trioxide। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें टेस्ट ट्यूब में हम लोग ले रहे हैं फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का है, और उसे जब हम हीट कर रहे हैं तो वो किस में चेंज हो रहा है, ब्राउन कलर में चेंज हो रहा है, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब इसमें स्मेल आएगी। ठीक है, ये स्मेल कैसी होगी, बर्निंग मैचस्टिक, जब हम माचिस की तीली को लगाते हैं, जब जलाते हैं तो वो जो स्मेल होती है, ठीक है, कभी आपके गलती से आपने आपके नाक में अचानक से चली गई होगी तो कितना इरिटेशन फील होता है। दैट इज द रीजन इसमें कहा जाता है कि जब आप इस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं तो आपका जो टेस्ट ट्यूब का मुंह है, जो उसका माउथ है, वो आपकी तरफ नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा साइड में रखें। क्यों, क्योंकि ये जो नेचर जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसकी जो स्मेल होगी वो कैसी होगी, ये बर्निंग मैच स्टिक जैसी होगी, तो आपको इरिटेशन फील हो सकता है। ठीक है, और ये जो दोनों गैसें निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों क्या है, ये दोनों है एयर पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है, और एसिडिक इन नेचर, इनका नेचर होता है एसिडिक, इसीलिए अगर हम लोग ब्लू लिटमस उस टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग ब्लू लिटमस को उसके पास ले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा आता है कि जैसे आपको ये एक इक्वेशन दे दी, अब पूछेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आपको सीधा सीधा कई बार तो जैसे होता है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, नहीं, कई बार ऐसा पूछा जाएगा इसमें कॉम्बिनेशन एंड एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक, इस टाइप से पूछा जाता है। मतलब एक ही इक्वेशन दे रखी होगी और उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो अलग अलग नाम दे रखे होंगे। दैट इज द रीजन हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक भी क्या है। जहां पर भी हम लोग थर्म की बात करते हैं, THE थर्म, मतलब जहां पर भी ये टर्म आएगा, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट हीट, हमें समझ लेना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग हीट के बारे में बात करते हैं। तो एक्सोथर्मिक यानी थर्म हीट, एक्सो मतलब एग्जिट यानी निकलना, तो जिस भी रिएक्शन में हीट निकलेगी, हीट रिलीज होगी, हीट जनरेट हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो सारी सारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक। एंडो इन थर्मिक, तो एंडो का मतलब हुआ जहां पर भी हीट का
टेम्परेचर का यूज हो रहा है और फिर वो रिएक्शन हो रही है। जिस भी रिएक्शन को हीट की जरूरत है वो क्या होगी, वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी भी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें हीट की जरूरत पड़ रही है। तो जितनी भी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, वो सारी की सारी आपकी होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट को क्या लिया, टेस्ट ट्यूब में ले रखा है और उसे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बर्नर से हम लोग उसको हिट दे रहे हैं। जब हम हिट देंगे तो वो जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन में कई बार आपको कलर वाइज पूछा जाता है कि एक आपने कोई कंपाउंड लिया जो कि ग्रीन कलर का है, उसे हम हीट कर रहे हैं, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स और वाई दे दिया और कुछ गैस रिलीज हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन कलर का जो लिया हमने क्या लिया है, फेरस सल्फेट लिया है और उसे हीट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। और जो गैसेस निकल रही है वो कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों गैसेस जो है वो क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स है और दोनों का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। उनको हमें एसिडिक नेचर है ये पता करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसके पास क्या ले जाएंगे, ब्लू लिटमस ले जाएंगे। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस में। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज वी रिक्वायर हीट इन इट। नाउ कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो आप हिट कर रहे हो फेरस सल्फेट को, उसके लिए हमें ड्राई टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ती है। व्हाई डू वी यूज ड्राई टेस्ट ट्यूब ओनली? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि फेरस सल्फेट जो है, अगर कोई गीली टेस्ट ट्यूब ले ली हमने जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब पानी की बूंदे वगैरह है, और अगर हमने उसमें फेरस सल्फेट ले लिया तो क्या होगा, फेरस सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, उसके वाटर के क्रिस्टल बना देगा। अब हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसको मतलब हीट की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। फेरस ऑक्साइड बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब उसने क्या फॉर्म कर लिया है, वाटर के क्रिस्टल भी फॉर्म कर लिए। फेरस सल्फेट के साथ उसने क्या फॉर्म कर दिया, वाटर क्रिस्टल फॉर्म कर दिए। तो इसको हीट ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब इट विल टेक मोर टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, FeSO4 will react with water to form its crystal and then it would require more heat to decompose। अब इसके वाटर क्रिस्टल बन गए, मतलब अभी इस स्टेज पे आ गया, यहां आ गया। ठीक है, अब इसको हीट करेंगे तभी इसमें कन्वर्ट होगा और फिर इसको हीट करेंगे तभी इसमें कन्वर्ट होगा। तो वाटर क्रिस्टल इसके साथ ऐड हो जाएंगे तो इसमें क्या क्या लगेगा, डिफिकल्टी होगी, मतलब ज्यादा हीट लगेगी, तब जाके ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एक और एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो नेक्स्ट टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इट मींस जो आपका रिएक्टेंट है वो किससे टूटेगा, वो टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है वाटर का। ठीक है, विल कॉल इट इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मींस जो भी ब्रेकडाउन होगा वो किससे होगा, इलेक्ट्रिसिटी से होगा। वाटर का यहां हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या करेंगे, एक क्या ले लिया, जार ले लिया प्लास्टिक का। ठीक है, इसमें क्या कर दिए हमने, दो नीचे क्या कर दिए, होल कर दिए। फिर वहां पे हमने क्या लगा दिए, दो स्टॉपर लगा दिए और स्टॉपर के ऊपर इस जो बीकर में है, इस जो ये प्लास्टिक का मग है, इसमें हमने क्या भर दिया, इसमें हमने भर दिया वाटर। क्योंकि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है और किसका करना है, वाटर का करना है। तो हम इसमें क्या भर देंगे, वाटर भर देंगे। यहाँ नीचे दो होल कर दिए और उसके बाद क्या किया, हमने लगा दिए दो इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड, यहां हमने फिट कर दिए। और ये जो आपने स्टॉपर यहाँ का कनेक्शन जो बैटरी के साथ कर दिया, सिंपल। नाउ अब हम लेंगे दो टेस्ट ट्यूब जिसमें हमें लेना है वाटर और उसको हम इस इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा लगा देंगे। ठीक है, क्या लिया हमने, वाटर लिया और उसको उल्टा हमने इसके ऊपर लगा दिया। तो आपका जो ये प्लास्टिक का मग है इसमें भी वाटर है और आपने जो ये टेस्ट ट्यूब ली है इसमें भी क्या है, इसमें भी वाटर ही है। अब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर देंगे। नाउ व्हाट विल यू फाइंड, आप फाइंड करोगे कि आपका जो ये एनोड है यहां पर आपको कुछ बबल्स दिखेंगे। कौन सी गैस है रिलीज हो रही है, दैट इज ऑक्सीजन। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, एनोड पे रिलीज होगी ऑक्सीजन, AO। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, कैथोड पे गैस रिलीज होगी वो होगी हाइड्रोजन।
तो यहां पर दो गैस रिलीज हो रही है। नाउ ठीक है, आपने एपरेटस समझ लिया, आपने देख लिया कि कैसे हो रहा है ब्रेकडाउन। नाउ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, तो आपके इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, एनोड पे गैस रिलीज होगी ऑक्सीजन। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, कैथोड पे गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आप देखिएगा, आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, आप जूम करके देखिएगा, यहां पर स्पेस ज्यादा खाली हो गया है, यहां पर स्पेस कम है। वाई? ठीक है, कि आप देखेंगे कि कैथोड की जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो वाटर का लेवल है वो कम है और ऊपर स्पेस यानी जो एयर वाला पोर्शन है वो ज्यादा हो गया है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये जो फ्री स्पेस है वो कितना है, वो कम है। किसके कंपैरिजन में, कैथोड के कंपैरिजन में। वाई? तो आपको पता होना चाहिए, वाटर का फॉर्मूला आपने देखा ही है, ठीक है, ये वाटर का क्या है, फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। तो आप इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ही देखिए कि क्या है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आप देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इट मींस हाइड्रोजन ज्यादा है तो रिलीज भी क्या होगी, डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन रिलीज होगा उससे डबल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दैट इज द रीजन यहाँ पे क्या बता रखा है, स्पेस ज्यादा बता रखा है। तो आपको यही बताना है कि हाइड्रोजन जो गैस रिलीज होती है तो क्या होती है, डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है। दैट इज द रीजन यहाँ पे स्पेस ज्यादा घेरती है। नाउ अब ये है कि अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग कैंडल इसके पास लाते हैं, किसके पास, एनोड और कैथोड के पास, तो व्हाट हैपेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फायर का जो, आग का जो रिएक्शन है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, वो कैसा है। क्योंकि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, कैथोड पे कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन। तो अगर आप इसके पास बर्निंग कैंडल लाएंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बर्निंग कैंडल अगर हम एनोड के पास लाते हैं, इट मींस यहां तो उसकी रिएक्शन किसके साथ होने वाली है, ऑक्सीजन के साथ होने वाली है। ऑक्सीजन गैस क्या है, ऑक्सीजन गैस इज द सपोर्टिव गैस ऑफ बर्निंग, राइट। तो क्या होगा, कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली। आपको पता है कि आग को जलने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन आग नहीं लगेगी। तो अगर किसी जगह पर फायर है, आग लग रही है और आप और ऑक्सीजन दोगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा बर्न करेगी। दैट इज द रीजन आप जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर देखोगे, आप देखोगे कि वहां से हम ऑक्सीजन रिमूव करने का काम कर रहे हैं। वहां पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव होगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन है और आप बर्निंग कैंडल ला रहे हो, ऑक्सीजन इज द सपोर्टिव गैस फॉर द बर्निंग, तो ये क्या होगी, कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली। और इफ सपोज यू टेक दिस बर्निंग कैंडल नियर कैथोड, तो क्या होगा, पॉप साउंड की आवाज आएगी और कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी। क्योंकि उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, उसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बर्न्स इटसेल्फ, वो सपोर्ट नहीं करती, वो खुद बर्न करती है। और लास्ट में क्या करेगी, जितनी होगी उतनी बर्न करेगी और बाकी क्या कर देगी, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। बर्न भी करेगी पॉप साउंड के साथ, और क्या करेगी, जो कैंडल होगी उसको क्या कर लेगी, उसको बुझा देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। नाउ एक और क्वेश्चन है कि इसमें डिस्टिल्ड वाटर का यूज क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट टेकन इन अबाउट एक्सपेरिमेंट। व्हाई? तो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर क्या करेगा, उसमें आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, उसका pH 7 होता है, उसमें किसी प्रकार के कोई आयंस नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, हमें वहां पर आयंस होने चाहिए। और हमें करना ही है, हमें इस वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, हमें इसको ब्रेक डाउन करना है वाटर को। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए वहां आयन का होना जरूरी है। डिस्टिल वाटर यूज करेंगे तो बिकॉज इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ आयंस, तो क्या होगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। दैट इज द रीजन हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल टैप वाटर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, इजीली फ्लो कर जाती है। इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आप वाटर यूज करें, टैप वाटर का भी यूज कराए, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी नींबू की बूंदे वगैरह अगर डाल दे, थोड़ा सा एसिड की 1-2 बूंदे डाल दे, तो इलेक्ट्रिसिटी और इजीली फ्लो कर जाती है। तो आपके इसमें से डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां से बन गया, एनोड पे कौन सी गैस, कैथोड पे कौन सी गैस। नेक्स्ट क्या हो गया कि ये क्यों यहाँ डबल द अमाउंट, अब यहाँ पे स्पेस क्यों दिख रहा है ज्यादा, तो आपको ये बताना है डबल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट बर्निंग कैंडल लाएंगे तो क्या होगा, तो आपको बताना है। और फिर डिस्टिल वाटर का यूज क्यों नहीं किया जाता। तो इस पोर्शन में से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। The third and last type of decomposition reaction is photochemical decomposition. Photochemical decomposition को photolysis भी कहते हैं।
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। फोटो मीन्स हमें समझना है वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल दे रखा है। आप सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के जो पाउडर है उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम एक चाइना डिश में धूप में रख देंगे, तो क्या हो जाएंगे वो सिल्वर क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड होगा वो किसमें ब्रेक डाउन होगा, सिल्वर और क्लोरीन में, और सिल्वर ब्रोमाइड किसमें, सिल्वर और ब्रोमीन में। ये जो रिएक्शंस है इनका यूज किया जाता है किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और एनसीईआरटी में जो भी लाइन लिखी हुई है कहीं पर भी वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट ही होती है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक स्पेसिफिक चीज दे रखी कि सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, और उससे हम सनलाइट में चाइना डिश में रखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बदल जाएगा ग्रे कलर, ठीक है। तो ये कलर ध्यान रखना, व्हाइट कलर, ग्रे कलर। देन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एक और क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर केप्ट इन ब्लैक कलर बोतल, व्हाई। सिंपल सी बात है, अगर हम इसे ब्लैक कलर की बोतल में नहीं रखेंगे, हम इसे नॉर्मल ट्रांसपेरेंट बोतल में रखेंगे तो लाइट उसके अंदर एंट्री करेगी, लाइट जैसी एंट्री करेगी तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, मींस लाइट क्या करेगी, इनको ब्रेक डाउन कर देगी इनटू सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर एंड क्लोरीन एंड सिल्वर एंड ब्रोमीन। तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, बिकॉज इफ इट रिएक्ट्स विद लाइट इट विल गेट डीकंपोज्ड। तो ये डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन तो बहुत ही इजी है, आपको कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो याद रखने, व्हाइट कलर, ग्रे कलर, एंड देन दिस यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और क्यों इसे ब्लैक कलर बोतल में रखा जाता है। तो आपके होंगे 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ी थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड हमने पढ़ी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड हमने पढ़ी है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसके जितने भी इक्वेशंस, एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इसे अच्छे से वापस वीडियो को देखिएगा, वापस उसको रिपीट कीजिएगा, आप कहीं अपने नोट्स बना लीजिए। ऑल्दो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके नोट्स दे रखे हैं, आप फिर भी इनके अच्छे से अपने नोट्स बनाइए एनसीईआरटी बुक की हेल्प से, और कोई एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, वीडियोस देख लोगे, ये मोर देन इनफ है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से आउट कहीं से भी नहीं जाते हैं, और ये जो मैं जितने भी कंटेंट दे रहा हूं आपको, उसमें पूरा की पूरा एनसीईआरटी है, ठीक है। उसको इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेसर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई हायर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा, किसी कंपाउंड में से किसी लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब इस कंपाउंड में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो इस एलिमेंट से लेसर रिएक्टिव हो, तभी क्या हो पाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगी। ऑलवेज क्या होगा, हायर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो किसी कंपाउंड के लेसर रिएक्टिव एलिमेंट, कंपैरिजन इन दोनों में से, मतलब इससे क्या होना चाहिए, वो लेसर रिएक्टिव होना चाहिए, उसको क्या कर देगा, वो उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां देखिएगा, ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, बी बाहर आ गया, और ए सी के साथ कंपाउंड बना लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट बना लिया। यहाँ देखिए, लेड प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, बिकॉज लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, लेड सल्फेट बना दिया। हियर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। अब ये किस बेस पे हो रहा है, एज आई टोल्ड कि रिएक्टिविटी के बेस पे हो रहा है, कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर के अलावा वो आगे आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में, वहां पर भी इसका यूज होगा, तो इसलिए हमें ये लर्न करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं रिएक्टिविटी। सो हियर इज अ रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। और ये कैसी है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, मतलब ये जो सबसे ऊपर जो बता रखे हैं आपके एलिमेंट, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा ही रिएक्टिव है, और नीचे आने पे ये रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, लेसर रिएक्टिव कौन सा है। तो ये जो हायर होगा वो अपने से नीचे को वो क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। नीचे के एलिमेंट ऊपर के एलिमेंट को, मतलब लेसर रिएक्टिव जो होंगे वो हायर रिएक्टिव एलिमेंट को कहीं पर भी डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, में क्या है, वो उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इफ सपोज ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट गिव्स
कॉपर सल्फेट एंड जिंक। तो आप यहाँ देखेंगे कॉपर एक एलिमेंट है, जिंक सल्फेट एक कंपाउंड है। कॉपर ने यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉपर ने क्या किया, जिंक को डिस्प्लेस कर दिया। तो इज इट पॉसिबल? तो आप देखेंगे कॉपर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, जिंक कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इस टाइप के भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कैसे करें, कैसे दिमाग में याद रखें? अगर आप खाली सिंबल वाइज चलेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। हाँ, ये है कि ये एक ट्रिक है, ठीक है, निमोनिक है, जिस वे में आप इसको आप लर्न कर सकते हो कि के से कुड़ी, कुड़ी नाल Na सोडियम, कार कैल्शियम, मांगो मैग्नीशियम, ठीक है, अल्टो एल्यूमिनियम, जिस्को Zn, फिर फेरस, लेकर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड, लेड बोलते हैं इसको। इसलिए लेकर, हाइड्रोजन के लिए हम, कॉपर के लिए चलें, मरकरी, दिस इज मरकरी, इसलिए एम से आ गया मथुरा। सिल्वर, सिल्वर के लिए आया सात, और गोल्ड के लिए आया घूमने। तो कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। ये निमोनिक बना रखा है पहले से ही, और ये सबसे अच्छा है, सबसे इजी वे में लर्न करने की चीज है। आप अच्छे से तैयार भी कर लोगे, आपको पता भी चल जाएगा कि ये कौन सा है। तो कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने, यही आप एक सीक्वेंस है, इसको याद रखना। और उसके हिसाब से आप क्या याद कर लेना, उसके हिसाब से आप एलिमेंट के सिंबल याद कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपके एग्जामिनेशन में आई तो आप कहीं रफ वगैरह बना के आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। ये आपके एक्टिविटी में दे रखा है कि क्या दे रखी है, आयरन की एक नेल, जो 2-3 नेल दे रखी है, उस नेल को क्या करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर जो होता है वो डीप ब्लू कलर होता है। तो इसको क्या, इसमें क्या करेंगे, फेरस यानी एक आयरन नेल ली, उसको इसके सॉल्यूशन में आपने डीप कर दिया। देखिए अब क्या होता है, तो आप देखोगे कि कुछ देर बाद जब आप उसको बाहर निकालोगे तो वो जो नेल होगी, आयरन की जो नेल होगी, वो किस कलर की हो जाएगी, वो आपके ब्राउन कलर की हो जाएगी। और जो आपका ब्लू विट्रियोल, मतलब जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसका कलर हो जाएगा या तो लिटिल कलरलेस हो जाएगा, या फिर वो फेडेड ग्रीन कलर का दिखाई देगा। व्हाई डज इट हैपन, क्यों होता है ये? तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ हो गई है। जो आपका फेरस है यानी जो आयरन नेल है, वो किससे ज्यादा, कॉपर से ज्यादा। देखिए आयरन यहाँ आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, और कॉपर यहाँ आ रहा है। तो ये क्लियर है कि ये जो आयरन है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है। तो वो क्या करेगा, इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये जो आयरन है उसने क्या किया, कहाँ गया, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो वो कॉपर कहाँ जाएगा, वो उस आयरन नेल के ऊपर आ गया, ठीक है, डिपॉजिट हो गया। तो क्योंकि वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, इसलिए अब आयरन नेल का कलर क्या हो गया, उसका कलर अब दिख रहा है ब्राउन। और ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जिसका कलर ब्लू था, वो कैसा दिख रहा है, फेडेड ग्रीन या कलरलेस दिखेगा, ठीक है। एक और आपके एग्जांपल दे रखा है, एक और आपकी एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें क्या दे रखा है, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाला हुआ है, ठीक है। जिंक के ग्रेन्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में इसके खाली डायग्राम भी आता है, और आपको वहां पे एक्स या वाई या कौन सी गैस रिलीज हो रही है, यहाँ क्या डाला है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, एक एपरेटस सेट किया उसमें, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें आपने क्या रखा है, उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जिंक आ रहा है, ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन का आ रहा है नीचे, देखिए। तो जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इसके सॉल्यूशन में से क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, और डिस्प्लेस करने के बाद क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें से ऑब्जर्वेशन है, कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस एक्स या वाई लिख दिया, या एक कलरलेस गैस है, एक ऑर्डरलेस गैस रिलीज हुई। तो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस आई तो आपको क्या लिखना है, वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और वो बर्न करेगी कौन से साउंड के साथ, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। और क्या कर देती है, बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बर्न्स इटसेल्फ, वो खुद ही बर्न करती है। तो जितने होगी उतने बर्न हो जाएगी, और फिर क्या करेगी, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो क्या करेगी, वो बर्निंग कोई भी चीज होगी उसको क्या कर देगी, एक्सटिंग्विश, बुझा देगी, पॉप साउंड के साथ जलेगी और उसको बुझा देगी। और एक और ऑब्जर्वेशन है कि वो कैसी है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, इसमें हीट रिलीज होती है, दैट इज द रीजन इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ डाइल्यूट H2SO4 इज यूज्ड। इसमें ये जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं वो डाइल्यूट यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेट यूज नहीं कर रहे हैं। उसका क्या रीजन है कि ये अगर यहाँ पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो यहाँ पे पहले ही बता रखा है ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये क्या होगा, हीट जनरेट हो रही है, इस वजह से क्या हो जाएगा,
आग लगने का खतरा रहता है। दैट इज द रीजन हम यहाँ क्या करते हैं, हम कंसंट्रेट H2SO4 का यूज नहीं करके हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड यूजिंग कंसंट्रेट H2SO4 लीड्स टू फायर। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स लुक एट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी, वेयर वन हायर रिएक्टिव एलिमेंट वाज डिस्प्लेसिंग अनदर लेसर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब एक जो रिएक्टिव एलिमेंट है हाई रिएक्टिव, वो क्या कर रहा था वहां पे, लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा था। ठीक है, तो आप देख रहे थे वहां पे क्या बन रहा था, ये जैसे। ठीक है, तो ए ने क्या किया, क्योंकि ए हायर रिएक्टिव है, बी लेसर रिएक्टिव है, तो ए ने बी को क्या कर दिया, इसके कंपाउंड से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और ऐसी बना दिया। वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट जो है उसमें आपस में क्या हो रहा है, आयनिक एक्सचेंज हो रहा है। लाइक ए सी के साथ रिएक्ट कर रहा है और नाउ बी डी के साथ। यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, दो बार डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, बी डिस्प्लेस होकर किसके साथ कनेक्ट हो गया, डी के साथ, और जो ए था, जो सी था, वो किसके साथ आ गया, ए के साथ। मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल हुआ, दो बार हुआ, तो हम इसे कहेंगे आयनिक एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स, तो क्या बन गया, ए सी प्लस बी डी। अब एक एग्जांपल दे रखा है आपके, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। आपकी एक्टिविटी में भी दे रखा है कि दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में लेंगे सोडियम सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, वो भी कलरलेस होता है, आप लेंगे और आप इसे मिलाएंगे तो आप देखेंगे व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा। ठीक है, विच इज इनसॉल्युबल, और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड रहेगा। अब व्हाट इज वाइट प्रिसिपिटेट, व्हाइट प्रिसिपिटेट क्या चीज है, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में जो भी इनसॉल्युबल आपके कंपाउंड बनता है वो क्या चीज है, वो प्रिसिपिटेट है। ठीक है, प्रिसिपिटेट पीपीटी। व्हेन टू एक्वस सॉल्युबल सॉल्यूशंस, दो एक्वस सॉल्युबल सॉल्यूशन है, रिएक्ट टू फॉर्म अ सेमी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्युबल, सेमी सॉल्युबल या इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाए तो वो सॉल्ट क्या कहलाएगा, प्रिसिपिटेट कहलाएगा। लाइक ये जो है, ये दोनों क्या है, ये सॉल्युबल सॉल्यूशंस है, एक्वस सॉल्युबल सॉल्यूशंस। जब इनकी रिएक्शन हुई तो क्या बना, एक इनसॉल्युबल व्हाइट प्रिसिपिटेट वाला क्या बना, एक सॉल्ट बना, जिसे हम कह रहे हैं बेरियम सल्फेट। और कैसा, ये व्हाइट कलर का है। व्हाइट आपको रिमेंबर करना है, दिमाग में याद रखना है, व्हाइट आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एक्स करके पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि एक्स व्हाइट प्रिसिपिटेट बन रहा है, तो क्या बन रहा है आपको पता होना चाहिए, दैट इज the salt of barium sulfate. Then and such reaction is called precipitation reaction. तो जो precipitation reaction होगी उसमें क्या बनेगा, precipitate बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, white precipitate of barium sulfate. Double displacement reaction का एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। lead nitrate plus potassium iodide gives lead iodide plus potassium nitrate। यहाँ पे भी क्या हुआ है, आयनिक एक्सचेंज हुआ है। आप देखिएगा lead nitrate plus potassium iodide दोनों कैसे हैं, दोनों कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन है। दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या हुआ, lead आयोडाइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, और अब यहां देखेंगे, यहां बना है येलो पीपीटी। आपको बताइए पीपीटी क्या है, इट्स अ इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो जो ये लेड आयोडाइड है वो क्या है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। यहां पे कौन सा बन रहा है, येलो पीपीटी, यानी येलो कलर का प्रिसिपिटेशन बन रहा है। ठीक है, और वहां पे क्या बन रहा था, बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और इससे पहले वाले एग्जांपल में बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बन रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आपके जो दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, हमने दोनों कवर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया अब तक लग चुका होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है या हीट जनरेट होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट निकले, हीट रिलीज हो, वो सारी रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। सबसे पहले रेस्पिरेशन रिएक्शन, जो हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन जो हमारी होती है वो क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है, हीट जनरेट होती है। ये आपके एग्जांपल दे रखा है, हीट यहाँ पे क्या हुई, जनरेट हुई है। नाउ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की जो बर्निंग है वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल, अब जो वेजिटेबल्स होते हैं वो डिकम्पोज होके कंपोस्ट बन जाते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक्सोथर्मिक का ही एग्जांपल है। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी क्या है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जो कि एक्सोथर्मिक के हैं। एंडोथर्मिक के लिए आप एग्जांपल सारे वो याद रखना, कौन से वाले, जो कि सारे थे थर्मल डिकम्पोजिशन के, जिसमें हमें उन्हें क्या देनी पड़ रही थी, ब्रेकडाउन करने के लिए हीट देनी पड़ रही थी। वो सारे एग्जांपल किसके हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है।
और एनसीईआरटी में अब इसे बहुत ही इजी वे में और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको निपटा दिया है। अदरवाइज पहले के जो सिलेबस थे इसमें इनको बहुत ही डेप्थ में दिया जाता था। देखिए बहुत ही इजी वे में दे रखा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो होती है जिसमें क्या होगा, कोई भी रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है? जिसमें रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अभी ऑक्सीडाइज्ड कैसे होगा? या तो ऑक्सीजन गेन करे, अगर वो ऑक्सीजन गेन करता है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, या फिर अगर वो हाइड्रोजन लूज करता है तो भी वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जो कि आपके एनसीईआरटी में अब नहीं दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, गेन कर रहा है। ये पहले के सिलेबस में था, अभी नहीं है। अभी आपके है ऑक्सीजन की गेन और हाइड्रोजन लूज के बेस पे ही दे रखे हैं आपके। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइज कब होगा, तब होगा जब या तो रिएक्टेंट ऑक्सीजन ले रहा है। तो आपको दिमाग में ये एक चीज हमेशा याद रहनी चाहिए आपको कि ऑक्सीजन गेन करना, यानी अगर ये पेन है, यहां पे ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो गई, तो इस पेन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ लेना है। तो ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन अगर ये गेन कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर कोई भी रिएक्टेंट ऑक्सीजन गेन करता है तो क्या, ऑक्सीडेशन। अब उसका उल्टा याद रखो, लूज क्या करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा तो लूज क्या करेगा, हाइड्रोजन लूज कर देगा। ऑन द बेस लूज हाइड्रोजन एंड लूज इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है हालांकि, फिर भी चलिए। नाउ रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या था, रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, तो रिडक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट गेट्स रिड्यूस। अब रिड्यूस कैसे होगा, तो इसके पास ऑक्सीजन थी, अब चली, ये रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन चली गई, तो अगर ये ऑक्सीजन लूज कर दे तो क्या है, रिड्यूस हो गया। इसका उल्टा, अगर हाइड्रोजन गेन कर ले तो भी ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। इन सब के उल्टे आपको एक ये याद रखना है कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। अब आपको अगर रिडक्शन पढ़ना है क्या बोलेंगे, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखने हैं। तो जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। और क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली होती है, कैसे साइमल्टेनियसली होगी, एक साथ ही होती है। क्यों, क्योंकि अगर इसके पास ऑक्सीजन आया है कहीं से तो यहां से लूज होके आया है। ठीक है, कहीं से तो लूज होके ऑक्सीजन आया है। अगर ऑक्सीजन बहुत सारी है तो उसमें से भी कुछ ऑक्सीजन अगर इसके साथ कंबाइन हुई है तो यहां से रिड्यूस तो हुई है। इट मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो हो रही है वो क्या हो रही है, एक साथ हो रही है। इसलिए इन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आरईडी यहां से लिया है और OX यहां से लिया है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग साथ में कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ एग्जांपल दे रखा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या हो रहा है यहां पे आप देखिएगा, जिंक ऑक्साइड में से क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड से क्या गया, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन लूज हो गया। तो क्योंकि ऑक्सीजन का लूज होना क्या कहलाता है, रिडक्शन, तो इसलिए मैंने यहां लिख रखा है ऊपर कि इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, ऑक्सीजन लूज हो गया। अब इस कार्बन ने ये ऑक्सीजन को क्या किया, गेन किया है। तो इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को जो गेन किया है, तो गेन करके क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गेन हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला ऑक्सीजन इसने ले लिया, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, गेन हुआ, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, जिसके साथ ऑक्सीजन लगी। अब जैसे पेन था, पेन के साथ ऑक्सीजन आके कंबाइन हो गई तो पेन ऑक्सीडाइज हो गया। वैसे ही ये कार्बन है, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके कंबाइन हुई है तो इसका क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। हमें रिएक्टेंट में से ही बताना है, ये जो प्रोडक्ट्स बने इसमें से नहीं बताना है। तो कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन लगी। तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, कार्बन। इसका उल्टा रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, किसके अंदर से ऑक्सीजन गई, जिंक ऑक्साइड में, तो ये रिड्यूस कहलाएगा। रिड्यूस कौन सा हुआ, जिंक ऑक्साइड। अब पूछे जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ज्यादा लोड मत लो आप, सिंपल है। ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइज वो होगा जिसके पास, अब जैसे इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, जिसके पास नहीं है अब आएगी। और रिड्यूस कौन सा होगा, जिसके पास थी और चली गई उसके पास रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि इसके पास नहीं है। ठीक है, ये पेन था, पेन के पास नहीं है, फिर ऑक्सीजन आया तो ये क्या हो गया, अब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्योंकि पहले थी नहीं ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन आ गई। तो कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वही क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो,
जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वही तो है जिसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, अब पता चले ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुई वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वो भी रिएक्टेंट में से। आपको ये नहीं बताना है कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, हम कहेंगे कार्बन ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, पर ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, कार्बन, इसके पास नहीं था ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ और जो रिड्यूस्ड हुआ वही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा, ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा ना जिसके पास ऑक्सीजन होगी, जिसके पास चीज है वो उसका एजेंट है, ठीक है। तो इसके पास ऑक्सीजन थी तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और रिड्यूस हुआ है तो जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन चली गई, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन थी और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का लूज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का लूज होना। आना क्या कहलाएगा, अगर कंबाइन होगी किसी के साथ जुड़ेगी तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, पर वो चली गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस होगी, रिडक्शन हुआ है। तो इसका क्या है, यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। अब ये देखिएगा, ये H2 है, ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। इट मींस इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें देखना है ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, रिड्यूस्ड कौन सा है। तो हमें रिएक्टेंट में से ही देखना है, प्रोडक्ट में से नहीं देखना है। तो देखिए ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होगा, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी, ठीक है। जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी वही ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिसके पास पहले से ही है वो थोड़ी ऑक्सीडाइज्ड है, तो पहले से ही ऑक्सीडाइज्ड है। अब इस रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो जिसके पास नहीं है उसके पास ऑक्सीजन आएगी। इट मींस ये जो H2 है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और मैंने बताया कि जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और वही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या है, वो है रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन थी और ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो ये रिड्यूस्ड हुआ। और ये कौन सा एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और एग्जांपल है MnO2 + 4HCl, MnCl2 + 2H2O + Cl2। अब देखिएगा, अब यहां पर देखिए मैग्नीज ऑक्साइड है, ऑक्सीजन गई, MnCl2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन चली गई यहाँ से, तो मतलब ये क्या हुआ, ये रिड्यूस्ड हो गया। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है MnO2 रिड्यूस होगा, क्योंकि रिड्यूस हो गया, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वैसे ही ये जो HCl है वो Cl2 में, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं नहीं, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन लूज हुआ। हमने जो पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन क्या हो सकती है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे लूज हो गया, इस बेस पे भी है। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लूज हुआ, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन के हिसाब से। तो HCl का क्या हुआ, HCl का ऑक्सीडेशन हो गया है, बिल्कुल HCl ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये कौन सा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो हो गया ना, सिंपल। अब हम आ जाते हैं चैप्टर के लास्ट के दो सब टॉपिक्स पे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, व्हाट इज कोरोजन। आपने आयरन की जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, लोहे की चीजों पे जंग लगते हुए देखा होगा, दैट इज कोरोजन। हालांकि जो आयरन की ऑब्जेक्ट्स पे जो जंग वगैरह लगती है उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। उससे मेटल को, उस आयरन मेटल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपने आयरन पे जंग लगी हुई देखी होगी, ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है उसके ऊपर, अगर हम बाहर रखते हैं उसको मॉइस्चर, और अगर उसको एयर लग जाती है साथ में, तो क्या हो जाएगा, वो जंग लग जाएगी, उसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और जब ये रस्टिंग दूसरे सारे मेटल्स के साथ भी होती है तो उसे ओवरऑल हम लोग कोरोजन कहते हैं, क्योंकि सिर्फ आयरन में ही रस्टिंग नहीं होती या कोरोजन नहीं होता, सारे जितने भी मेटल्स होती है वो क्या है, लॉन्ग टाइम तक अगर मॉइस्चर में रह जाए, जिसमें वाटर वेपर और ऑक्सीजन दोनों है, तो क्या हो जाएगा, वो कोरोड हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। इसे हम कोरोजन कहते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर की बात हो रही है यहाँ पे। वाटर वेपर प्लस ऑक्सीजन दोनों होना जरूरी है, खाली ऑक्सीजन नहीं होगा, खाली वाटर वेपर भी नहीं होगा, या फिर एसिड, तो इट इज सेड टू बी कोरोडेड। हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, कोरोड हो गया है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, जिसमें से स्पेसिफिकली अपन जो आयरन होगा उसके लिए हम बोलेंगे रस्टिंग हो गई है। आपके एग्जांपल और है, जैसे कॉपर है, कॉपर के कोई अगर आपके घर पे लोटा या कोई बर्तन है, उसका बाहर रखोगे कुछ टाइम तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी, वो क्या हुआ है, टार्निश हो गया है।
ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे सिल्वर के ऊपर क्या कोटिंग आ जाती है, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। आप कुछ टाइम पहनते हो उसके बाद आप देखना कि उसको ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई, वो भी क्या हुआ है, वो कोरोड हो गया है। टार्निशिंग ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, ये सारे एग्जांपल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट ऑयल चेंजेस व्हेन इट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारे घर में कोई भी तेल घी से बनी हुई कोई चीज है, अगर हम उसे बाहर रख देते हैं, काफी टाइम तक बाहर पड़ी रहती है, हमने पकौड़े वगैरह बनाए और उसे एक्सपोज मतलब बाहर रख दिया अपन ने, रात को बनाया सुबह तक पड़े रह गए, तो क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी। तो ये चीज कहलाती है रेंसिडिटी। ठीक है। और इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप क्या करोगे, उसको एयर कंटेनर मतलब उसको ऐसा पैक करके रखो किसी डब्बे में, ताकि एयर टाइट कंटेनर, ताकि उसको एयर ना लगे, ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए उसको। ठीक है। या फिर एंटीऑक्सीडेंट उसमें पहले से डाल के रख दो, कई सारे लोग एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कई सारे वो अपने आजकल शॉप्स पे आती है चिप्स वगैरह के पैकेट्स, जितने भी पैकेट्स आते हैं वो पैकेट्स फूले हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस। ये गैस का नाम याद रखना, कौन सी गैस भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर फिल होती है। क्या करने के लिए? उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए। तो ये हो गया आपका कोरोजन और रेंसिडिटी। इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। अब हम शुरू करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं।